नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज में से प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले इस बुक के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत की खोज जो पुस्तक है, यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू अर्थात हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने की थी। इस पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर माह के बीच में अहमदनगर के जेल में हुई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से लिखा था। बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1946 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में लिखा है। विलक्षण का अर्थ होता है अत्यंत लक्षणों वाली। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। लेखक कहते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, अर्थात इससे पहले वो 8 बार इस जेल में आ चुके थे। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, अर्थात उन्हें 1 वर्ष और 8 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंधी जीवन का स्थायी सहचर है। सहचर का अर्थ होता है साथ देने वाला। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। लेखक बताते हैं कि वो रात के समय इस जेल के अंदर लाए गए थे, जिस समय आकाश के अंदर तारे झिलमिला रहे थे और शुक्ल पक्ष चल रहा था। बच्चों, ये जो शुक्ल पक्ष है, ये हिंदी मास के अंदर पक्ष होता है, अर्थात हिंदी पत्रिका के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है। एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो चांदनी रात के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय चांद धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है। और कृष्ण पक्ष के अंदर चांद धीरे धीरे घटता है और अमावस्या के समय बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जिस समय नेहरू जी इस जेल में आए थे, उस समय शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन चल रहा था। तो लेखक ये बताते हैं कि जब भी कारावास के अंदर मुझे चांद दिखाई देता है, पूरा चांद, नया चांद, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बताता है कि मेरा 1 महीना बीत चुका है और यही चांद जो है वो उनका साथी है। वो ये भी बताता है, ये प्रेरणा भी देता है कि हर अंधेरे के बाद में उजाला आता है, अर्थात अमावस्या के बाद में पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के बाद में अमावस्या आएगी। ये प्रकृति का नियम है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैं भी बागवानी करना शुरू कर दिया था। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। बागवानी का अर्थ है बाग बगीचे के अंदर पेड़ पौधे लगाना। लेखक कहते हैं कि कई घंटों तक मैंने तपती धूप के अंदर फूलों के लिए क्यारियाँ भी बनाई थी। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। लेखक बताते हैं कि मिट्टी अच्छी नहीं थी, वहाँ की बहुत पथरीली थी, साथ ही साथ पुरानी मलबे भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, अवशेष जो हैं, पुरानी चीज़ें दबी हुई बहुत ज़्यादा थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। लेखक बताते हैं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास का स्थल है, तो इस राजमहल ने कई ऐसी संधियाँ देखी हैं। दुर्भी संधियाँ का अर्थ होता है षड्यंत्रकारी संधियाँ देखी हैं,
जो कि इतिहास से हमें पता चलता है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक व्यक्ति के हाथों हुई। लेखक बताते हैं कि ये जो राजमहल है, ये जो जेल है अभी अहमदनगर का किला जो है, ये ऐतिहासिक तो है लेकिन इसके ज़्यादा कोई प्राचीन घटनाएं नहीं हैं। हाँ, एक घटना ज़रूर उन्हें याद आती है, चांद बीबी नाम की एक महिला की, जो कि बहुत साहसी थी। उसने अकबर की सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार ले ली थी ताकि वो अपने इस किले को बचा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने ही व्यक्ति के हाथों उसे मरना पड़ा। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी, न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। लेखक बताते हैं कि जब हम लोगों ने खुदाई की तो हमें कई प्राचीन चीज़ें खुदाई के अंदर मिली थी। इमारतों के कई हिस्से मिले थे। गुंबद का अर्थ होता है इमारत का ऊपरी हिस्सा जो कि गोल होता है, वो हमने देखे थे, लेकिन इसकी आगे खुदाई की हमें अधिकारियों से इजाज़त नहीं मिली। इस कारण से हम ये कार्य जारी नहीं रख पाए और न ही हमारे पास में ऐसा कोई साधन था जिससे कि हम ये कार्य कर पाते। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं इसके बारे में नहीं लिख सकता। लेखक कहते हैं कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, मेरे विचार स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं न ही मैं धर्म प्रवर्तक, पैगंबर का अर्थ होता है धर्म प्रवर्तक, अर्थात ईश्वर का संदेश सुनाने वाले जो होते हैं, उसकी भूमिका ले सकता हूँ या उसका अधिकार ले सकता हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ये भी मेरे बस में नहीं है। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। अब लेखक कहते हैं अब मेरे पास में एक ही चीज़ बची है, वो है अतीत, मतलब हमारे जो समय बीत चुका है उसके बारे में लिखना। लेकिन मैं न तो विद्वान हूँ, न ही इतिहासकारों की तरह किसी अच्छी शैली में उसको लिख सकता हूँ। मैं पहले ही की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं अपने आज के विचार साथ ही साथ क्रियाकलापों के आधार पर ही कुछ लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। गेटे, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब इस प्रकार से छोटा छोटा लिखा गया इतिहास जो है वो हमें काफ़ी चीज़ जो है उसमें राहत दिलाता है। मतलब भारी भरकम जो शब्द होते हैं उससे समझने में ऐसे छोटे छोटे इतिहास जो हैं हमारी मदद करते हैं। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में से होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। लेखक कहते हैं दबाव कैसा भी हो, चाहे भला हो चाहे बुरा, वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। और कभी कभी तो ये दम घोंटू होता है, अर्थात हमारा दम घुटने वाला हो जाता है। खास तौर की
उन सभ्यताओं के लिए जो कि बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, क्योंकि ये सभ्यताएं अपने अंदर बहुत कुछ समाहित किए हुए हैं। ऐसी ही सभ्यताओं का नाम बताया है लेखक ने भारत और चीन, क्योंकि इनके सभ्यताएं जो हैं बहुत पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। लेखक कहते हैं कि मैं किस बात का उत्तराधिकारी हूँ, मतलब मुझे विरासत में क्या चीज़ मिली है। जो हमारे पराजय हुई है या जो दुखद यंत्रणाएं हमें मिली है या हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यजनक जो बातें हुई हैं, क्या चीज़ जो है जो मुझे इन सब का वारिस बनाती है। लेखक कहते हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये भी मैं इन सब का वारिस भी हूँ, साथ ही साथ पूरी मानव जाति की जो साझेदारी है उसका भी मैं वारिस हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। लेखक कहते हैं निस्संदेह भारतीयों पे एक बात विशेष रूप से लागू होती है, वो है जो हमारे रक्त और मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि लंबे सोच विचार के बाद में मैंने ये तय किया कि मुझे हमारी विरासत के बारे में लिखना है। साथ ही साथ जो भी कठिनाई आई हैं या जटिलताएं जो हैं वो मुझे कई बार इस विषय को लेकर भयभीत करती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं शायद इसको सतही तौर पे मतलब ऊपरी तौर पे ही स्पर्श कर सकता हूँ। इसका गहन अध्ययन या गहन तौर पे इसका लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये था पाठ अहमदनगर का किला।